हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी आप सभी को? ओनली अभी जुड़ रहे हैं बच्चे अभी और आवाज आ रही है सभी को मेरी? पुनीत, आवाज आ रही है मेरी? पुनीत, धीरज, आवाज आ रही है आप सभी को मेरी? आ रही है। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सर ये एग्जाम को क्या हो सर, ये कंफ्यूजन में चल रहे हैं। एग्जाम, हाँ ऐसा कि जैसा कि सुना में आ रहा है कि भाई राजस्थान बोर्ड का भी चांसेस 10वीं क्लास का तो निश्चित तौर पर ये कैंसिल हो ही जाएगा, बट 12th क्लास के लिए जैसे कि और राज्य जो है वो करवा रहे हैं एग्जाम। जब और राज्य करवा रहे हैं तो राजस्थान भी जैसा कि गोविंद सिंह डोटासरा जो कि शिक्षा मंत्री हैं हम्म, राजस्थान में, तो उन्होंने यही डिसाइड किया कि नहीं एग्जाम तो हम करवाएंगे। तो एज यूजुअल यदि एग्जाम करवाई जाती है तो वो एग्जाम का फॉर्मेट इतना इजी होगा ना कि आप घर बैठ के एग्जाम दो, यानी कि एज यूजुअल आपको परेशानी एग्जाम में कोई होने वाली नहीं। घर बैठे आप एग्जाम देने वाले हो, जैसा कि अभी अखबार में भी आया था कि जो छत्तीसगढ़ एग्जाम में। हो रही है वो छत्तीसगढ़ में, राइट। तो एक तो ऑप्शन के बेसिस पे एग्जाम हो रही है और दूसरा ये है कि आपको पेपर ऑनलाइन दिया जा रहा है, आपको उसको लिख के 3 या 4 दिन के अंदर अंदर क्या करना है, भेजना है, उसके आंसर को क्या करना, भेजना है। तो मतलब तो एक ये तरीका भी हो सकता है, जैसे प्रैक्टिकल की कॉपी होती है ना, प्रैक्टिकल में होता क्या है, प्रैक्टिकल में आपका टीचर एग्जाम लेता है और वो कॉपियां जो है वो कॉपियां कहा जाती है, बोर्ड में जाती है। तो ऐसा ही जैसा प्रैक्टिकल्स में होता है वैसा ही ये बोर्ड के अंदर जो मेन एग्जाम उसके अंदर कर सकते हैं। वैसे एक बात और बता दूं बेटा, यदि आपकी एग्जाम रद्द की जाती है ना, इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा आप ही लोगों को। जो कुछ ना समझ लोग जो है ना, जो ट्रेंडिंग चला रहे हैं कि एग्जाम को कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो, कोई फायदा नहीं होने वाला बेटा, सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है आप बच्चों को। नुकसान कैसे होगा, यदि एग्जाम नहीं लगेगी तो आपकी मार्कशीट पर जीवन भर के लिए आप 12th की मार्कशीट को कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते। किसी भी गतिविधि के अंदर, किसी भी एग्जाम के लिए आपकी 12th की जो परसेंटेज है ना वो मान्य की नहीं जाएगी, कोई परसेंटेज है ही नहीं उसके अंदर। एक सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट मान्य कहीं नहीं होता। तो कई हद तक मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम्स कैंसिल नहीं होने चाहिए, एग्जाम्स लगने चाहिए। तो हाँ, इजी करा दो, इजी कराया जा सकता है इसको, बच्चों के ऊपर बर्डन ना हो, बच्चा घर बैठ के तैयारी कर ले इसमें और घर बैठ के एग्जाम दे दे। बट आप लोगों के साथ हम तो जुड़े हुए रहेंगे हमेशा, ठीक है। जैसा कि नीट का एग्जाम बहुत जल्दी लगने वाला है, तो नीट के लिए हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं। हम क्या, मैं खुद चालू करने वाला हूँ नीट एग्जाम के लिए बैच। जैसा कि भाई आप लोगों को खुद को पता है कि अभी तक आप स्टेट बोर्ड टाइप में पढ़ते हुए आए, और मैं स्टेट बोर्ड टाइप में ही पढ़ाता हूँ, मैं न्यूमेरिकल वगैरह ज्यादा नहीं करवाता, मैं ज्यादा प्रेशर नहीं, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल अप्रोच तब आपको तैयार करनी चाहिए जब आप फाउंडेशन लेवल के अंदर, जब आप खुद स्टेट बोर्ड में पहले आप कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, ठीक। आपने देखा होगा मैं न्यूमेरिकल पे कमांडिंग आपकी कम करवाता हूँ, मैं उधर फोकस ज्यादा नहीं करता। जस्ट मेरा एक ही तरीका है कि मुझे आपको कॉन्सेप्ट देना है, कॉन्सेप्ट अच्छा है तो न्यूमेरिकल अप्रोच आपकी अपने आप अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ कौन कौन से बच्चे जुड़े हुए हैं, जरा आप अपना नाम बता दीजिए। केवल 3-4 बच्चे जुड़े हैं, 3-4, हाँ 3-4 जने जुड़े हैं, ज्यादा तो नहीं। कौन कौन है एक बार बता दें जरा, आपने अपना नाम बता दें। धीरज है एक, तो एक पुनीत है। धीरज और पुनीत के अलावा और कौन कौन है, जरा नाम बताइए अपने अपना, अपना अपना नाम बताइए जरा। अच्छा लखन भी है, लाखन, ओके बेटा, वेरी गुड, वेलकम आपका ऑनलाइन क्लास के अंदर।
और एक और है वो कनेक्ट हो नहीं पा रहा है अभी। चलिए तो थोड़ा सा अपन ऐसा करते हैं कि आज अपन ये डिस्कस करते हैं कि सर एग्जाम के अंदर जो सबसे टफ चैप्टर है ना, वो टफ चैप्टर आई थिंक सो पुनीत के एसी आपको सबसे टफ चैप्टर लगता हो, अल्टरनेटिंग करंट। विद्युत क्या मैं धारा सही के कह रहा हूँ? चुंबकीय प्रभाव। एक मिनट, अल्टरनेटिंग करंट और एक कौन सा, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, और एक कौन सा बता रहे हो आप? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव, ये दो चैप्टर्स आपको शायद अच्छा आपको कौन कौन सा लखन, आपको नहीं, अपना अनम्यूट कर लो अपने आप को, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम 3-4 लोग हो तो डिस्टर्ब भी नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ पुनीत बताओ, और सर ये चैप्टर दोनों बताओ कौन चैप्टर सा है। चैप्टर? ये दोनों चैप्टर ही है ना जो दिक्कत करते हैं, हाँ सर। है ना? हाँ, इसमें तो वो अलग अलग टाइप का आर एल और सी, फिर आर एल, फिर एल सी, और फिर आता है आर एल सी, फिर आता है ट्रांसफॉर्मर, हाँ है ना? ये टॉपिक यदि तैयार कर लिए जाए तो आई थिंक तो कि बहुत इजी हो जाता है। धीरज तुम तो पढ़ चुके हो शायद मेरे से ये वाला चैप्टर तो, हाँ मैंने पढ़ाया था जब तुम्हें पढ़ाया ना, हाँ पढ़ा है। तो कैसा लगा तुम्हें पढ़ने के बाद ये चैप्टर? क्या अच्छा समझ में आ गया था उसके बाद? आ गया तो तरीका सही था, आसान। है ना, बिल्कुल आसान तरीका था ना आरएलसी को तैयार करने, ये चैप्टर को तैयार करने का, एसी का। हाँ भाई, हाँ हाँ और विद्युत धारा का बिल्कुल। चुंबकीय प्रभाव, ये तुझे टफ इसलिए लगा होगा क्योंकि ये पढ़ा नहीं तूने मुझसे। चलो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा समझा देता हूँ, बट इतना कह देता हूँ कि इसको तरीका समझने के लिए पता है क्या है, इसके भी अंदर कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को क्या करना होता है, फॉलो अप करना होता है। अल्टरनेटिंग करंट के लिए जब मैंने चैप्टर चालू किया था तो मैंने आपको चीजें बताई थी कि किस तरह से आपको इजी चीजों की तरफ आपको बढ़ना है। हाँ, तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ आज एसी के बारे में ही ले लेता हूँ, रेजिस्टेंस के बारे में ले लेता हूँ, ठीक है? एसी में ठीक है। रेजिस्टेंस के बारे में ही मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ, ठीक है? फिर हम इस चैप्टर के बारे में भी क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हर वेडनेसडे और संडे को हमारी क्या होगी, अब इसके ऊपर क्लास होने वाली है। बुधवार को और रविवार को, रविवार। हर बुधवार और रविवार को अपन क्या रखेंगे, क्लास रखेंगे। तो एज यूजुअल आज जैसी घटना नहीं होनी चाहिए। आज जो कनेक्टेड बच्चे हैं वो कितने हैं? सिर्फ 4 बच्चे हैं, जिसमें से एक तो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा अभी तक, उसका शायद नेट ही काम नहीं कर रहा। हाँ भाई लाखन, लाखन बताओ, लाखन आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है। हाँ बेटा, तुम्हारे प्रॉब्लम्स कौन से चैप्टर में वो भी बताओ जरा। नहीं सर कोई चैप्टर नहीं है, न्यूमेरिकल क्लास सर। क्या बेटा? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल्स कौन से चैप्टर के बेटा? वैसे की करा सर। कोई से चैप्टर नहीं, जैसे आपको कोई ऐसा लग रहा हो कि सर ये बेसिकली ये चैप्टर है जिसके अंदर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, तो वो जरा समझाओ, तो मैं उस चैप्टर को थोड़ा सा पहले टारगेट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको उसके बारे में न्यूमेरिकल कुछ करा देता हूँ। बताओ कौन सा सर चैप्टर एक है जो बेसिकली आप कैसे? हाँ नाभिक वाला। कौन सा? नाभिक वाला। एक हाँ जी, तो कौन सा है बता, कहाँ गया लाखन, कहाँ गया? कम्युनिकेशन वाले में से कौन से में से कराना है? लाखन आवाज वो आ तो रही है भाग बेटा मेरी? गया। भाग गया? बता ही नहीं रहे हमें। चलो कोई नहीं, तो मैं इसी में से करा देता हूँ, क्योंकि आप लोगों से पूछने का मतलब है बड़ी परेशानियां क्रिएट कर देना। चलिए ठीक है,
एसी के अंदर मैं रेजिस्टेंस को लेकर यहाँ पर समझा देता हूँ आपको कि एक फॉर्मेट में बता देता हूँ कि किस तरह से रियलमी C2 जॉइंट वापस आ गया है लाखन। हाँ लाखन बता बेटा। ये प्रोसीजर डिजाइन मेक रुपीज टू मी क्या है, ये कौन सा है, ये और कौन जुड़ा हुआ है साथ में? पुनीत है, धीरज मीना है, लाखन है, और कौन जुड़ा हुआ है साथ में ऑनलाइन, कौन है? और नाम बोल के बताओ बेटा, नाम बोलो। सर कम्युनिकेशन वाला, अरे कम्युनिकेशन वाला तो है पर वो कौन आप, नाम बताओ अपना। अंशुल। अच्छा अंशुल है क्या? तो अंशुल तो उसमें ना इंग्लिश मीडियम में। हाँ नहीं बेटा, हिंदी मीडियम वालों की क्लास, सॉरी इंग्लिश मीडियम की क्लास शाम को। हाँ भाई, हाँ तो आप जो ले रहे हो वो क्लास हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ आप क्लास ले सकते हो, मैंने ये बोला था इंग्लिश में, मतलब हिंदी मीडियम वालों की क्लास। हाँ बेटा, अब देखना जरा अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा के अंदर अपन बात करेंगे। एक सर्किट लिया, उस सर्किट के अंदर मैंने क्या ज्वाइन कर दिया, एक रेजिस्टेंस ज्वाइन कर दिया है, और साथ में लगा दिया एक एसी सोर्स। क्या लगा दिया? एसी सोर्स लगा दिया। ठीक है, इस एसी सोर्स के लिए जब मैं वोल्टेज लेता हूं तो कितना आएगा? V नॉट साइन ओमेगा t। ये एप्लाइड एसी वोल्टेज है, यानी कि आरोपित विभव जो दिया गया है, प्रत्यावर्ती धारा का विभव कितना दिया गया है? V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा t। और ये लगा दिया मैंने रेजिस्टेंस R। इसके अंदर स्टेप्स क्या है बेटा? पहला स्टेप है आपको कि जो गिवन वोल्टेज है वो लिख लो आप। पहले आप क्या लिख लो? गिवन वोल्टेज लिख लो। फिर दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है? करंट निकालना है। दूसरे स्टेप में क्या निकालना है आपको? धारा निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? धारा निकालनी है। क्या निकालनी है आपको? धारा निकालनी है। तो अच्छे से अब देखो। हाँ बेटा, क्या हो गया बोलो जरा। देखो, अब देखो V इक्वल्स टू आपको क्या, आप जानते हैं V इक्वल्स टू क्या होता है? IR होता है। V इक्वल्स टू क्या होता है? IR होता है। तो V की जगह में क्या लिख देता हूं? यहां पर IR लिख देता हूं। ठीक है, यानी कि इस प्रतिरोध के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना आ जाएगा? यदि इसके कारण धारा I प्रवाहित हो रही है तो विभवांतर कितना आ जाएगा? V इक्वल्स टू I इंटू R। आएगा नहीं आएगा बताओ जरा, आया नहीं आएगा? इस प्रतिरोध के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना आ जाएगा? V इक्वल्स टू IR। तो इस V की जगह, क्योंकि जो इसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर होगा वो यहीं से तो दिया गया है। हाँ या ना? इस बैटरी के द्वारा इसको दिया गया विभवांतर कितना है? इसको दिया गया विभव कितना है? वो कितना आ जाएगा? विभवांतर V बराबर IR आ जाएगा। तो V की जगह में क्या लिख देता हूं? IR इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा। ओके, अब ये क्या है? एक बंद परिपथ है, और उस बंद परिपथ के अंदर जब कोई अवयव नहीं लगा होता है तो उसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा क्या रहती है? एक समान बनी रहती है। क्योंकि समांतर क्रम होता है तो होती है धारा अलग अलग, या श्रेणी क्रम है तो धारा क्या है? बिल्कुल समान ही है। तो इससे प्रवाहित होने वाली धारा भी आई है, तो इस वोल्टेज से प्रवाहित होने वाली, इस विभव स्रोत से प्रवाहित होने वाली धारा भी क्या रहेगी? आई रहेगी। ठीक है, तो इस आई को मैं इधर ले जाता हूं, ट्रांसफर करता हूं। R इक्वल्स टू, जैसे मानो आई लेता हूं, इधर आई रखता हूं इधर ही, V नॉट अपॉन R साइन ओमेगा t। अच्छा, V नॉट अपॉन R, V नॉट अपॉन R कितना होगा? I इक्वल्स टू क्या होता है? V अपॉन R, ओम के नियम से होता है, नहीं होता है? यस सर। तो V नॉट के लिए जब आप विभव ले रहे हो तो धारा भी कितनी हो जाएगी? I नॉट। अधिकतम विभव के लिए धारा भी क्या होगी? अधिकतम। तो I इक्वल टू आ जाएगा I नॉट साइन ओमेगा t। देखो, विभव तो हमारे पास पहले से था ही, हमने क्या निकाली? धारा निकाली। यहां तक किसी को कोई समस्या आ रही है तो बताओ।
पहला स्टेप विभव जो कि दिया हुआ रहता है, इसको निकालने की जरूरत आपको नहीं होती। दूसरे स्टेप में आप क्या निकालते हो, धारा निकालते हो कि भाई परिपथ से प्रवाहित धारा कितनी है, तो वो आपने धारा यहाँ पर प्राप्त कर ली समीकरण है, तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। क्लियर है। अब आपको ये देखना है कि विभव और धारा की कलाओं के बीच में अंतर कितना है, कोण के बीच में अंतर कितना है। ये ओमेगा टी है, तो ये भी क्या है, ओमेगा टी है। दोनों के कोणों के मध्य अंतर कितना है, दोनों के कोणों के मध्य अंतर कितना है, दोनों के कोणों के मध्य अंतर को बोला जाता है कलांतर। क्या कहा जाता है बेटा, कलांतर कहा जाता है। चलिए कुछ बच्चे और जुड़े हैं, पुष्पेंद्र जुड़ा है, विश्वास जुड़ा है, ओके चलिए देखते हैं। हाँ तो बेटा अच्छा अब ये बताओ, ये बताया पुष्पेंद्र बताएगा। पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र विभव और धारा के मध्य कलांतर कितना है वो बताओ। पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र विभव और धारा के मध्य कलांतर कितना है, कोण का अंतर कितना है वो बताओ। विश्वास, दोनों के मध्य कोण का अंतर कितना है। विश्वास आवाज आ रही है मेरी आप तक, विश्वास आवाज आ रही है मेरी आप तक। वेरी नाइस, ये तो कभी जवाब ही नहीं दिया। गणित कितना होगा बेटा, कलांतर कितना होगा। सर कलांतर है ही नहीं दोनों के। बिल्कुल जीरो होगा ना, नहीं होने का मतलब क्या होता है, जीरो। यानी कि इसका कोण कितना था, ओमेगा टी, इसका कोण कितना था, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, जीरो। कलांतर, कलांतर कितना जाएगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बराबर जीरो। अब जब कलांतर जीरो है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, जिस आयाम के साथ, अब देखो विभव और धारा ये दोनों को जब हम फेजर आरेख के द्वारा, यह बनेगा यहाँ पर अपन बनाएंगे फेजर आरेख। क्या बनाएंगे यहाँ, फेजर आरेख बनाते हैं। क्या बनाते हैं यहाँ, फेजर आरेख। फेजर आरेख कैसे बनाया जाता है, फेजर आरेख, फेजर आरेख बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विभव और धारा के आयाम के बारे में पता करना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई वैल्यू रखता हूं मैं V = 220 वोल्ट और R है 2 ओम, 20 ओम ले लेते हैं, प्रतिरोध कितना ले लिया, 20 ओम, तो I कितना आएगा बता भाई, कौन बताएगा, पुष्पेंद्र बताएगा। पुष्पेंद्र आवाज आ रही है नहीं, तो लाखन बता कितना आएगा, लाखन धारा बता कितनी आएगी, अरे धारा कितनी आएगी, लाखन आवाज आ रही है मेरी, लाखन आवाज आ रही है। चलिए V/R, I = V/R, तो 220/20 11 एम्पियर आया नहीं आया। अब देखो जरा, विभव के लिए परिमाण देखो 220 और धारा के लिए परिमाण देखो कितना है, 11 है। किसका परिमाण अधिक है, गणितीय मान किसके लिए अधिक होता है, विभव के लिए या धारा के लिए, विभव के लिए होता है ना परिमाण अधिक, तो परिमाण अधिक होता है। और सदिशीय निरूपण जब अपन करते हैं तो सदिशीय निरूपण में तीर का निशान जितना बड़ा होता है उसका परिमाण उतना ही अधिक होता है। इन दोनों में से जैसे मान लो इसको मैं लिखता हूँ A वेक्टर, इसको मैं लिख देता हूँ B वेक्टर, तो इसमें से विभव कौन सा, धारा कौन सा है, इसमें से विभव कौन सा है और धारा कौन सा है, इसमें विभव कौन सा, धारा कौन सा है, कौन बताएगा। अंशुल, पोटेंशियल कौन सा है, करंट कौन सा है, विभव कौन सा, धारा कौन सा है। सीधी सी बात है, जिसका परिमाण ज्यादा है उसका विभव क्या होगा, ज्यादा, तो ये हो गया विभव। धारा क्या है, कम है, तो ये धारा हो जाएगा। हाँ यार, तो ध्यान रखना बेटा आपको, यहीं पर विभव का मान क्या कर देना, आपको ज्यादा कर देना, तो ये लो विभव का मान क्या हो गया, ज्यादा, ठीक है। और यहां से
आपको क्या करना है, कोण कितना लेना है जीरो से आपको, ओमेगा टी। क्योंकि ओमेगा टी पर आप यहां से बढ़ते गए तो कुछ ना कुछ कोण पे तो होगा ना परिणामी। भाई एक बात बताओ, विभव कितने पे है, आरोपित विभव कितने कोण पर है, ओमेगा टी पर। आरोपित धारा कितने कोण पर है, ओमेगा टी पर है। जब दोनों ओमेगा टी पर है तो परिणामी भी किस पे आएगा, ओमेगा टी पर ही आएगा। भाई आप एक बात बताओ, आप 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहे हो और हवा भी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही है आपके साथ में, इसी दिशा में, एक दिशा में, तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, बता रहे धीरज, कितनी होगी? क्या सर? आप 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्व में भाग रहे हो, है ना? हाँ। और आपके साथ हवा चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। हाँ, तो दोनों की हाँ। दिशा क्या रहेगी, एक ही है ना? दिशा तो एक ही है। एक ही दिशा हाँ। रहेगी ना, बस वही चीज है बेटा। ये भी ओमेगा टी से चल रहा है और ये भी किससे चल रहा है, ओमेगा टी से चल रहा है। और सुन एग्जांपल सुन, जैसे मान लो कि आप और आपका कोई मित्र है, दोनों ने हाथ पकड़ रखे हैं बिल्कुल, ठीक है। अब दोनों ने हाथ पकड़ रखे हैं, आप 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहे हो, तो आपका साथी कितने से भागेगा, 20 से भागे ले जाओगे ना, तो वही तो है। जब धारा और विभव दोनों एक समान कोण से चल रहा है, तो परिणामी भी आपको एक समान ही मिलेगा, हाँ या ना? तो विभव, ये रहा विभव, ओके। धारा की मैं बात करूं तो धारा के लिए देखो, ये थोड़ा परिमाण इसका कम है, पर ये भी ओमेगा टी से ही, हाँ या ना? विभव ओमेगा टी कोण के साथ मैंने बना दिया, धारा मैंने ओमेगा टी कोण के साथ बना दी। इसको शो करने के लिए मैं यहाँ पर एक सर्किल बना देता हूँ। जो इस चीज को शो करेगा कि इस परिक्षेत्र के अंदर धारा और विभव का मान यहां पर कार्य करेगा। आई नॉट है, ये बी नॉट है, अधिकतम मान v इक्वल्स टू v, ये तो रह जाएगा i इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां पर v इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा टी। आएगा नहीं आएगा, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये बन गया आपका फेजर आरेख। बताओ कितना है, इसमें क्या परेशानी आई, क्या किसी को बताओ मेरे को, पुनीत नहीं आई सर। समझ आया नहीं आया? फेजर आरेख किससे आ गया ज्यादा सर। इजी हो सकता है क्या? नहीं सर। फेजर आरेख किससे ज्यादा इजी हो सकता है क्या तरीके से? नहीं हो सकता बेटा, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, आपको बनाना है ग्राफ, नॉर्मल वीआई ग्राफ बनाना है, सामान्य वीआई ग्राफ बनाना है, तो सामान्य वीआई ग्राफ भी देख लो आप, सामान्य वीआई ग्राफ भी देख लो, ये लो। साइनोसोडियल इक्वेशन है, जावक्रीय ग्राफ है, तो जावक्र हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। हो गया बेटा? कितने कोण से चला है ये, ओमेगा टी से। किसका ग्राफ मान लिया मैंने, विभव का मान लिया, है ना? ये इसका अधिकतम आयाम विभव का बी नॉट। अब देखो, धारा का आयाम विभव से क्या रहता है, कम रहता है। धारा का आयाम विभव से क्या रहता है, कम रहता है, यानी कि आयाम इससे कम होगा, नीचे होगा, होगा या नहीं होगा? पर कोण कितना है धारा के लिए भी, ओमेगा टी, यानी कि धारा तो यहां से प्रारंभ तो सेम कोण के साथ होगी, पर आयाम कम होगा। समझ में आया नहीं आया? अब देखो, ये तो विभव का आयाम हो गया, और यहां से लेके यहां तक जो हो गया वो धारा का आयाम हो गया, हाँ या ना? ये है इसी तरह से नीचे की तरफ, इस तरह से क्या चलेगी, तरंगे चलेगी। आया नहीं आया ये समझ में बताओ जरा, आया नहीं आया जरा बताओ समझ। आ गया। क्या दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी हो कि कितना इजी बन गया ना ये ग्राफ? अब कोई सोच भी सकता सर इतना इजी था क्या, ये नहीं बन गया? बताओ जरा, कहीं कोई दिक्कत आई क्या? नहीं सर। लाखन समझ आ रहा है बेटा, आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आ रही है। अब क्लियर है, अब नेटवर्क में आया दिखता है अभी? हाँ। फेजर आरेख समझ में आया बेटा? देखो फेजर आरेख, फेजर आएगा भी सर, जुलाऊ से रोज ये नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। अच्छा दोबारा समझाऊं फेजर आरेख एक बार? हाँ। अच्छा फेजर आरेख दोबारा से देख लो, अभी एक दो बच्चे और नए जुड़े हैं क्लास के अंदर, तो इधर देख बेटा,
कि विभव है वो विभव के लिए कोण कितना है ओमेगा टी, धारा के लिए कोण कितना है ओमेगा टी, तो दोनों के बीच में कलांतर कितना हो गया, कोणों के बीच में अंतर कितना हो गया ओमेगा टी और ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कितना हो गया, 0 हो गया। सिंपल सा समझ में आ गया आपको। अब देखो मैंने क्या किया, मुझे बनाना है फेजर आरेख। अब फेजर आरेख समझने के लिए मेरे को एक चीज समझनी होगी कि विभव और धारा इन दोनों में परिमाण में कौन अधिक होता है। एक समान परिस्थितियों में एक ही परिपथ के अंदर किसी एक अवयव के लिए धारा और परिमाण, यदि धारा में और विभव में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है तो उन दोनों के परिमाण में कौन अधिक होता है कौन कम होता है, बता लाखन। इसका एग्जाम्पल देख, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिया था 220 वोल्ट और आर लिया था मैंने, कितने लिया था 20 वोल्ट, तो जरा बता आई कितना आएगा, कितना आएगा सर ये दिख आर नहीं रहा कितना सर आएगा इसमें, तो बता क्या दिख नहीं रहा सर इसमें, अब दिखा सर 11 वोल्ट। 11 वोल्ट, बहुत अच्छे। अब एम्पियर धारा का एम्पियर सर मात्रक वोल्ट, एम्पियर। हाँ तो ऐसे गलती मत कर बेटा, सर वो तो 220 बटे 20 11 एम्पियर आ गया बेटा। अब जरा देख बता, विभव का परिमाण देख और धारा का परिमाण देख, किसका परिमाण ज्यादा है, विभव का। विभव का परिमाण ज्यादा है ना, तो वही देखो उसी का इस्तेमाल किया है वैज्ञानिक फेजर ने। देखो यहां इसने मूल बिंदु लिया है ना, मूल बिंदु लेने के बाद उसने कहा कि जो आरोपित विभव है वो किस कोण पर प्रसारित है ओमेगा टी पर, तो आरोपित विभव को लिया उसने, अधिकतम मान उसका कितना है विभव का वी नॉट, वी नॉट मान तक ले गया विभव को, और उसने कहा कि ये कितने कोण पर चल रहा है ओमेगा टी पर चल रहा है, ये अधिकतम कोण पे मान ओमेगा टी पर। अब उसने फिर धारा को लिया कि धारा भी किस पे चल रही है ओमेगा टी पर, तो धारा भी उसने ओमेगा टी पर ही ली, जीरो से, तो जीरो से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को ओमेगा टी डिग्री आ गया, तो धीरे धीरे धारा को भी आगे बढ़ाया, पर धारा का परिमाण हमेशा क्या होता है कम होता है। तो वही सदिश में आपने पढ़ा होगा कि जो तीर जितना ज्यादा लंबा उसका परिमाण उतना ही अधिक, ठीक है। तो इन दोनों तीरों में से विभव कौन सा होगा ऊपर वाला और धारा कौन सी होगी नीचे वाली, तो उनके परिमाण को भी उसने प्रदर्शित किया कि विभव का परिमाण अधिक है और धारा का परिमाण कम है, धारा का परिमाण कम विभव का परिमाण अधिक। और इसके सापेक्ष मैंने एक गोला बना दिया, ये गोला इस चीज को बताता है कि विभव आप ओमेगा टी कोण के साथ किसी भी दिशा में आप प्राप्त कर सकते हो, ये एक नियत बना रहेगा समय के साथ, और धारा का मान भी उसी परिमाण के साथ अपने आप में क्या बना रहेगा नियत बना रहेगा, और दोनों किसमें है ओमेगा टी के साथ बने हुए हैं। ये इनके क्या हो गए मैक्सिमम मान, तो इनके संगत जो समीकरण है अक्ष पर, वो संगत समीकरण क्या बनेगी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वी नॉट के संगत v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, बस खत्म। बताओ कितना इजी था फेजर आ रहे, ठीक है। और ग्राफ के अंदर मैंने आपको बता ही दिया कि धारा और विभव दोनों क्या चलेंगे ओमेगा टी कोण से चलेंगे, और जो ओमेगा टी कोण से चलेंगे तो चीजें तो बहुत ही ऐसे ही हो गई है, परिमाण कम ले लिया धारा के लिए और विभव के लिए परिमाण ज्यादा है, तो धारा अंदर से क्या जाएगी दब जाएगी, ये समय और आयाम दोनों के बीच में क्या बन जाएगा ग्राफ बन जाएगा, तो आयाम और समय के बीच में क्या बन जाएगा ग्राफ। तो ये तो था सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध के लिए, यदि आप चाहो तो इसके अंदर शक्ति भी निकाल सकते हो। शक्ति कैसे निकालोगे, शक्ति निकाल दो, कैसे निकालोगे शक्ति, शक्ति के लिए P बराबर क्या होता है VI, आपकी बुक के अंदर नहीं है, परंतु परिपथ में लगे प्रतिरोध के कारण प्राप्त शक्ति भी आप निकाल सकते हो, P इक्वल होता है VI, और आपके पास V भी है और I भी है। जब P इक्वल्स टू V नॉट रखोगे आई नॉट रखोगे, यह आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, आएगा नहीं आएगा बताओ। हाँ सर आएगा, आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, आप पावर निकालनी है आपको शक्ति निकालनी है, तो v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट आई नॉट तो आ ही गया, साइन ओमेगा टी क्या हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये आपकी आ गई शक्ति। अब यदि आपको निकालनी है औसत शक्ति, क्या निकालनी है औसत शक्ति, तो याद करो मैंने आपको क्लास के अंदर औसत निकालना भी बताया, किसी भी टर्म का औसत निकालना आपको बताया था नहीं बताया था,
बताओ जरा। अरे हाँ ना बताया। तो बोल दो, बताया था। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं बताया या भूल गए हैं तो मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको। याद करो कि आपको जब औसत निकलवाया गया था, जनरली है ना, औसत को जैसे मान लो पी बार बोल दो या फिर पी को इस तरह से चिन्ह से व्यक्त कर सकते हो। ये भी औसत को व्यक्त अच्छा। करता है, ये भी किसको व्यक्त करता है, औसत को व्यक्त करता है। आपकी बुक्स वगैरह में या सोनी सर तो शायद सब इसी से व्यक्त करते हैं औसत को, क्योंकि बुक्स में यस सर। यही तरीका चलता है ना, बुक्स हाँ में ये सर। तरीका चलता है राजस्थान बोर्ड में, इसलिए इसको प्रीफरेंस दे रखी है सर ने। चलो कोई नहीं, अपन रट्टे वाला मान वाला सिस्टम करेंगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, पी एवरेज निकाले, एवरेज कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले इंटीग्रेशन कर दो समय के सापेक्ष पूरी टर्म का, पूरी टर्म का। ठीक है, कोई फंक्शन ले लिया एफ ऑफ टी डॉट डी टी ले लिया, अब कितने से कितने तक लेना, जीरो से कैपिटल टी तक लेना। ठीक है, और नीचे आ जाएगा जीरो से कैपिटल टी डॉट डी टी। बस ये जो फंक्शन है इसको एफ टी की जगह रख दो बस, जीरो से टी तक में तो नीचे तो कैपिटल टी आएगा ही आएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। नहीं। ठीक है, ये तो इसका तो पता ही है आपको, इसका तो क्या आएगा, कैपिटल टी लिखेंगे इसको तो। ठीक है, तो बस पी एवरेज इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रेशन जीरो से टी, और ये फंक्शन रख दो आई नॉट वी नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट वी टी। खत्म, इससे आप क्या निकाल दोगे, एवरेज निकाल दोगे, आपका आंसर आपके हाथों में होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है, और आप आराम से औसत यहाँ पर क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो कितना इजी है भाई साहब, प्रतिरोध लगा हुआ हो तो, प्रतिरोध लगा हुआ तो कितना इजी हो जाता है। ठीक है, यही स्टेप, यही सेम टू सेम आपको क्या निकालना, बी निकालना। अरे आपकी बुक में तो और भी इजी दे रखा है, आपकी बुक में तो और भी इजी दे रखा है, वी आई। तो स्टेप को क्या क्या है, वी आई फेजर ग्राफ, वी आई ग्राफ, बस ये चार चीज बना दो, आपका टॉपिक ही खत्म। और जब आप एनसीईआरटी में जाते हो तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो आप पावर भी निकाल सकते हो, औसत शक्ति भी निकाल सकते हो, समझ रहे हो ना, बिल्कुल निकाल सकते हो। ठीक है, अभी एक बच्चे का मैसेज आया है, किसका है मैसेज, मैसेज आया है कि बोले सर एग्जाम लगेंगे क्या, सचिन सैनी ने ये क्वेश्चन पूछा है, सर एग्जाम लगेंगे क्या, मैं तो चाहता हूँ लगे, बट गवर्नमेंट भी चाहती है कि ना लगे। ठीक है, वैसे गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि एग्जाम लगने चाहिए, बट एग्जाम मैं तो चाहता हूँ कि एग्जाम लगे, निश्चित तौर पर लगे, ताकि जिन्होंने मेहनत की उनकी मेहनत कई हद तक बेकार ना हो जाए। मेहनत को बनाए रखने के लिए एग्जाम्स लगना जरूरी है बेटा। और यदि मान लो एग्जाम्स नहीं भी लगते हैं तो आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ना, तैयार कीजिएगा, क्योंकि विद इन 7 डेज मैं आपका नीट का बैच स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, हमारा अपना एप्लीकेशन बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, मेरा खुद का। ठीक है, मेरी खुद की कोचिंग के नाम से वो एप्लीकेशन एचओसी नाम से बहुत जल्दी लगभग 5 से 6 तारीख को वो लॉन्च हो जाएगा। एचओसी नाम से बहुत जल्दी एप्लीकेशन हमारा लॉन्च होने वाला है। तो उस एप्लीकेशन पर हम लाइव क्लासेस भी देने वाले हैं, रिकॉर्डेड क्लास भी देने वाले हैं, और लाइव और रिकॉर्डेड क्लास के अंदर अपन नीट के अंदर, नीट की तैयारी के बेसिस पर अपन उसके अंदर क्वेश्चंस वगैरह भी बहुत अच्छे से, एमसीक्यूज के टेस्ट वगैरह अपन लेने वाले हैं उसके अंदर। बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ ऑनलाइन के लिए मिलने वाला है। ये कह सकता हूँ कि बहुत बेहतर करने के लिए आपके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो ये रेजिस्टेंस के लिए किया हमने, प्रतिरोध के लिए किया है, अब आपको इसको किसके लिए करके देखना है, एल के लिए करके देखना है और सी के लिए करके देखना है। किसके लिए करके देखना है, यही स्टेप सेम। यदि मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये कुंडली लगा दी बेटा, एल लगा लिया, तो इसके लिए करके देखना है, इसको अपन बोलेंगे एल सर्किट, एल परिपथ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वी क्या होता है, इसके लिए होता है एल डी आई ओवर डी टी। वी इक्वल्स टू क्या होता है, एल डी आई ओवर डी टी होता है। ठीक है, इस सर्किट के लिए एल डी आई ओवर डी टी होता है। समझ में आता है नहीं आता है, फिर आपको करके देखना है संधारित्र के लिए। पुनित माइक ऑफ कर दो बेटा एक बार, माइक ऑफ कर दो बेटा, म्यूट कर दो अपने आप को। हाँ, इज इट ओके नाउ बेटा, आपका मैसेज आया है, किसका आया था,
हाँ हाँ ओके ओके सर, हो चुका है, माइक ऑफ हो चुका है ना। चलिए, तो ये चीजें आपको क्या करके देखनी है, आज की प्रैक्टिस के अंदर लेके आनी है। आज हमारी पहली क्लास थी, रविवार को होने वाली दूसरी क्लास के अंदर जैसे कि आज डिसीजन आ जाएगा, आई एम श्योर, वेरी श्योर कि आप लोगों का आज फाइनलाइज हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम लगते हैं तो हम रविवार को बिल्कुल मिलेंगे, नहीं लगती है तो अभी हम रविवार को एक बार जरूर मिलेंगे और एक अच्छा ग्रीटिंग करेंगे, एक दूसरे का अभिवादन करेंगे, ठीक है। क्योंकि इन फ्यूचर आप लोग भी बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर जाने वाले हो, बहुत अच्छे अच्छे जगह पर अपने अच्छे अच्छे लिंक बनाने वाले हो, पढ़ाई करने वाले हो, कॉलेज में जाएंगे लोग, ठीक है। तो सर कॉलेज जितने में भी कैसे बच्चे हैं, जाएंगे? ये बताएं। कॉलेज में कैसे जाएंगे सर अगर एग्जाम नहीं देखो, लगेंगे? एडमिशंस तो लोगे ना भाई, यदि आपको प्रमोट कर दिया जाता है तो आपके एडमिशंस ऑन है यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के एडमिशन ऑन है, और कॉलेज की जब एडमिशन ऑन है तो सिंपल सी बात है, आप वहां रीच तो करोगे ना, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाओगे जाओगे, ठीक है। वैसे एक बात और बता दूं कि मैं अपने खुद के इंस्टीट्यूट के अंदर बीएससी और एमएससी की क्लासेस रन करता हूं, और हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलने वाली हैं बहुत जल्दी। तो यदि आप 12वीं के अंदर प्रमोट हो जाते हैं और आपको लगता है कि हमें बीएससी करनी चाहिए, तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। बाकी आपके पास मेरे इंस्टीट्यूट से बेहतर ऑप्शन गंगापुर से बाहर मौजूद हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता वी आर दी बेस्ट, बट वी विल डू इट बेस्ट, ठीक है। हम बहुत बेहतर करेंगे, इतना मैं कहता हूँ, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ संधारित्र का किया है, हमारा दिया गया जो टाइम है वो शायद हमारी टाइम लिमिट बहुत जल्दी क्रॉस होने वाली है, 1 या 2 मिनट की क्लास हमारे यहाँ बची है, ठीक है। पर मैं इतना ही कहूंगा कि बेटा आपको पढ़ाई करते रहना है, आपकी पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। हम यदि बोर्ड की तैयारी नहीं करेंगे तो हम नीट की तैयारी करेंगे, और मैं ये कहूंगा बेटा नीट का कोर्स बहुत इजी कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, बहुत कम पैसे में वो कोर्स लॉन्च होने वाला है, जिसके अंदर एमसीक्यू टेस्ट भी आपको मिलेंगे, लगभग 10 से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं नीट एग्जाम को लेकर, फिजिक्स से रिलेटेड। तो फिजिक्स के लिए नीट का मैं कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। नीट और आईआईटी दोनों के लिए ही होगा वो कॉमन, ठीक है। बेसिकली उसको नाम भले से नीट का दे रखा हो मैंने, बट वो नीट और आईआईटी दोनों के लिए मतलब आईआईटी मीन्स तो क्लियर इजीली करा देगा, ठीक है। तो वो कोर्स यदि आप परचेज करना चाहे तो बाद में कर लीजिएगा, इच्छा डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। बहुत ही सस्ता कोर्स अपन लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी, एप्लीकेशन लॉन्च होने के बाद चाहे तो लेना, नहीं चाहे कतई मत लेना, आप सब क्वेरी से खरीद सकते हैं। बुधवार और संडे को तो शायद अपन मिलते ही नहीं, ठीक है। कोशिश करूंगा कि हर संडे और हर वेडनेसडे को मैं आपसे जब तक कोरोना चल रहा है तब मीट कर सकूं। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, बाय बाय, थैंक यू।